Hello students, welcome to Dia Educate. Smart Mind, Smart Solution. So we, goal guiders, we create future. As we all know, to achieve our goals, we must study hard and well. And study well तभी हो सकती है अगर आप किसी skilled educational platform के साथ जुड़े रहें. So our educators try their level best to make you achieve your targets or your goals. You can say that we help to create your future. So I, Kajal Yadav, your chemistry mentor, will guide you in your chemistry subject and will try to make it easier and understandable. सेशन शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि दिया एजुकेट्स दैट इज गोल गाइडर्स में ऐसा क्या है कि आपको हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए. All the educators in our team are highly qualified and we always will try to interact more and more with you. And for this, हम क्या करेंगे, हम डेली 2 सेशंस रखते हैं फॉर पर एजुकेटर एंड वी फोकस ऑन क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट. वी डू नॉट बिलीव इन रटाफिकेशन एंड हम कभी भी नहीं कहेंगे कि रट्टा मारो. वी ऑलवेज मेक यू लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग. सो व्हाट वी डू इज हम अपने चैप्टर्स को सेग्रीगेट करेंगे और फॉर ईच कंसेप्ट हम क्या प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चंस जितने भी हमसे पॉसिबल हो सकेंगे. सो वी डू क्विजेस, क्वेश्चनियर्स, डिस्कशंस, लाइव टेस्ट एंड मच मोर. स्टूडेंट्स, अगर आपको फॉर्मेट पता हो कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, सो इफ यू आर अवेयर ऑफ द बेसिक थिंग्स, देन कभी भी पेपर अटेम्प्ट करने में मुश्किलें नहीं आती. एंड मोर ओवर द पेपर सीम्स टू बी क्वाइट easy. So we will conduct your test sessions according to the 2020-21 format, and our top ranker, Diya Kashyap, which is the main lead of the company, is a highly qualified teacher with the 18 plus years of the experience. दिया मैम सक्सेस सीडी की फैकल्टी में रह चुकी हैं, अन अकेडमी की फैकल्टी मेंबर हैं, टीचिंग भारत के एक्स फैकल्टी हैं, इवन आईविस के भी एक्स फैकल्टी रह चुके हैं. शी इज ऑल्सो द कंटेंट क्रिएटर ऑफ द एग्जाम फेयर फॉर द क्लासेस 11th and 12th. Her profile is very much good. What we will now focus is that we will not just stick to the science, हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपको प्रॉपर नॉलेज दे पाए, हमारी यही कोशिश रहेगी. हमारी टीम में इंक्लूड होते हैं, इंक्लूडिंग मी, आवर टीम हैज द मेंबर्स दैट इज मानसी मैम, शालू मैम, साधना मैम एंड निशु मैम. एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए एंड ऊपर दिए गए लिंक को वहां फिल कीजिए एंड लिंक भरते ही आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जिसका नाम है दियाज जिम. एंड ये ग्रुप हमने अपने स्पेशली अपने प्यारे बच्चों के लिए बनाया है. दियाज जिम का मतलब है our gem, that is you all students are gem for us, you all are precious to us, and we will help you in each and every way to achieve your goals. So let's start with our today's lecture. Students, let's start with the class 9 science chemistry chapter number 4, structure of atom, second lecture. In this we will cover the following topics, that is, first of all we will cover the Rutherford scattering experiment. Second, we will discuss the Bohr's model of atom, Bohr's model of atom, and third one we will discuss is about neutrons, that who discovered neutrons and what are their properties. So first topic is Rutherford scattering experiment. In the Rutherford scattering experiment हुआ क्या था, उसने क्या किया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अंडरस्टैंड करने के लिए, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था, दैट कि थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम के कुछ ड्रॉबैक्स थे. क्या ड्रॉबैक्स थे कि वो कहता था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है एटम एज अ होल, बट वो पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर पाया कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा, नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा. तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने फर्दर उसकी स्टडी को एक्सटेंड किया और पोजीशंस को जस्टिफाई करना जरूरी समझा. सो उसके लिए फर्स्ट हमारे पास आए रदरफोर्ड सर. इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया और उसका नाम एक्सपेरिमेंट का अपने नाम पर ही रखा, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. In order to understand the structure of atom, Rutherford performed the experiment as the scattering experiment. उसने क्या किया, उसने गोल्ड की फॉइल ली, उस गोल्ड की फॉइल के पास से उसने क्या पास किया, अल्फा रेज. अल्फा रेज पास करी. अल्फा रेज जब उसमें से पास हुई, बिकॉज अल्फा रेज कैसी थी, पॉजिटिवली चार्ज थी. अल्फा रेज वर पॉजिटिवली चार्ज्ड.
राइट अगर अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज थी वो किससे बनी थी, फिर वो भी पता होना बहुत जरूरी है। अल्फा रेज कंसिस्ट ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस से बनी हुई थी वो रेज। राइट ऑपरेटर्स कुछ ऐसा इस प्रकार का जैसा दिखाया गया है इस डायग्राम में, ऐसा उसने सेटअप किया। रदरफोर्ड ने क्या किया, उसने इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया विद इन एन एटम। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया फॉर दिस। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने क्या लिया, उसने अल्फा पार्टिकल्स लिए जो कि एक थिन गोल्ड फॉइल में से उसने पास करवाए। राइट उसने सिलेक्ट गोल्ड फॉइल फर्स्ट ऑफ ऑल, आता है रीजन की क्यों करी, कि गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, और कोई किसी चीज एल्यूमिनियम फॉइल भी ले सकता था, सिल्वर फॉइल भी ले सकता था, वो कोई और भी फॉइल ले सकता था, लेकिन उसने गोल्ड की फॉइल क्यों ली, बिकॉज उसको पतली से पतली लेयर की जरूरत थी। अब गोल्ड जो होता है उसको हम शीट्स में बहुत ज्यादा पतला कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द गोल्ड इज कॉल्ड एज इट्स मेलिएबिलिटी। गोल्ड बहुत मेलिएबल मेटल है, इसकी थिन से थिनेस्ट शीट जो है अवेलेबल होती है। तो क्या हुआ उससे, उसने गोल्ड फॉइल को सिलेक्ट किया बिकॉज ही वांट एज थिन एज अ लेयर इज पॉसिबल। और जो गोल्ड फॉइल थी दैट वाज 100 एटम्स थिक। गोल्ड फॉइल कैसी थी, 100 एटम्स थिक थी। राइट नेक्स्ट आता है फिर अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो क्यों लिए। अल्फा पार्टिकल्स कैसे थे, डबली चार्ज दी हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम का एटॉमिक नंबर इज 2। राइट अब डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस था। राइट सिंस उनका मास कितना होता है हीलियम का, 4। राइट 4 यूनिट्स होता है, तो इससे क्या हो जाता है, जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स होंगे उनके पास कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी होगी, बिकॉज उनका मास कितना है, 4 यूनिट्स। तो इसलिए उसने अल्फा पार्टिकल्स चूज करे हीलियम के। राइट नेक्स्ट आता है कि एक्सपेक्टेड था कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट तो जरूर होंगे, क्योंकि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो प्रेजेंट थे ही। राइट एटम्स के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो थे, अब हमने किए थे कि एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, है ना, आगे जाके आएंगे न्यूट्रॉन्स, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बिकॉज सब एटॉमिक मींस, एक तो हम बोलते थे एटम क्या है, इनडिविजिबल है, जो कि इनडिविजिबल नहीं था। डाल्टन्स की ये थ्योरी फेल हुई थी। एटम डिवाइड हो सकता है फर्दर टू 3 कैटेगरीज, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो वो जब डिवाइड हुआ तब पता चला कि डाल्टन्स की थ्योरी हमारी फेल हो गई। राइट फिर अब क्या हुआ, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर जब हमारी अल्फा रे स्ट्राइक करेंगी, ऑब्वियसली डिफ्लेक्शन होने के चांसेस होंगे, जरूर डिफ्लेक्ट जरूर करेंगे जब उनसे टकराएंगे। सिंस अल्फा पार्टिकल्स प्रोटॉन्स से भारी है, अब जैसे कोई ये बड़ी बॉल है, जब वो छोटी सी बॉल से टकराएगी तो उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो प्रोटॉन्स के टाइम पे ना ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं दिखी, जहां जहां प्रोटॉन्स थे वो थोड़ी सी डिफ्लेक्शन से क्या हुई, जस्ट बेंड हो गई। राइट और कई तो ऐसा जरूरी भी नहीं है कि डिफ्लेक्ट करे भी प्रोटॉन्स में से, बिकॉज बहुत छोटा साइज होता है प्रोटॉन्स का एज कंपेयर टू द हीलियम न्यूक्लियस, तो वो स्ट्रेट ही जाना प्रेफर करती हैं। राइट और अब हम देखते हैं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आए। पहले तो हमने सोचा कि प्रोटॉन से डिफ्लेक्शन हल्की सी होगी, ऐसे चले जाएंगे, है ना, ऐसे चले जाएंगे, ज्यादा बड़ी डिफ्लेक्शन नहीं होगी, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आए जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। तो जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर सीन। जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट निकल गए गोल्ड फॉइल से। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, सम रेज पास नहीं आएगा, यहां आएगा मोस्ट ऑफ द रेज पास स्ट्रेट। बहुत सारी रेज क्या चली गई, सीधी चली गई। और कुछ रेज जो है स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होती हैं, कुछ रेज जो है लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट होंगी। राइट लेकिन ऐसा देखा गया सम रेज, राइट ये जो कुछ रेज है ये कहती थी एटलीस्ट 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स, 1 आउट ऑफ 12,000 ये क्या कर गई, अपने पाथ से वापस आ गई।
जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से वापस आ गई, ऐसे गई ऐसे ही आ गई, राइट। दे रिट्रेसेस देयर पाथ। थर्ड एक्सपेरिमेंट में जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी वो है रिट्रेसिंग हो गई, कितने की, 1 out of every 12,000 rays retraces their path, right? In other words, हम कहते हैं कि जो result था was almost as incredible as if you fire a 15-inch shell at a piece of tissue paper and it comes back and hits you. आप अगर कोई टिश्यू जलाओ और वो टिश्यू जलकर आपके ऊपर ही सीधा आ जाए, है ना, तो ये अलग सी चीज देखने को मिली कि ये वापस आ गई रेज, सीधी गई नहीं, पता नहीं इसमें ऐसा क्या चीज थी, है ना। तो अब ये जो फॉलोइंग हमने ऑब्जर्वेशंस देखी, इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कुछ कंक्लूजन्स भी आए। The following conclusions have been made according to the expected observations, that is कि अगर बहुत सारी रेस, पहले हमने क्या बोला, स्ट्रेट चली गई, बहुत सारी रेस क्या चली गई, स्ट्रेट चली गई, इसका मतलब क्या है कि एटम में जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो कैसी है, खाली है, एम्प्टी है। बिकॉज अगर वो स्ट्रेट गई है इट मीन्स वहां को रास्ते में कुछ भी नहीं मिला, उनको कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हुई उनकी, इट मीन्स उनको कुछ मिला ही नहीं, कुछ किसी चीज से वो टकराए ही नहीं। सो इट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। लेकिन वहां पर बीच में कुछ तो ऐसा था कि जिसकी वजह से वहां पर डिफ्लेक्शन आई, कुछ रेस जो थी, हमने जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन थी हमारी कि कुछ रेस क्या कर रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी थ्रू स्मॉल एंड लार्ज एंगल्स। तो वो क्यों हुई, वो इसलिए हुई कि वो डिफ्लेक्शन इसलिए हुई कि हमारे सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस में एटलीस्ट कोई ऐसी चीज है जिससे क्या हो रहा है, वो स्ट्राइक कर रही है, जिससे वो टकरा रही है और वो डिफ्लेक्ट कर रही है, राइट, डिफ्लेक्शन हो रही है। अब इससे क्या पता चलता है कि डिफ्लेक्शन हुई है, इंडिकेट कर रहा है कि कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है इसके अंदर, ये जो चीज है ये कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। बिकॉज जब हीलियम जो रेज आती है, दीज आर दी पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करती है, तभी तो डिफ्लेक्शन हुआ, राइट। तो क्या कहते हैं हम सेकेंड कंक्लूजन में कि very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom occupies a very little space, because कुछ ही हमारी रेज जो होती है, ओनली सम रेज जो है वो डिफ्लेक्ट करते, तो इससे क्या पता चलता है कि थोड़ा सा ही कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज का, राइट। अब वेरी स्मॉल पार्ट फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट कर जाते हैं 180 डिग्री से, राइट, पूरी के पूरे क्या करते हैं, ये 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडिकेट करता है कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और जो मास है गोल्ड एटम का वो कॉन्सेंट्रेटेड है इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। क्या हो रहा है, बिकॉज हम देख रहे हैं कि जैसे ये हमारा मास है, सारी रेस जाती जा रही स्ट्रेट स्ट्रेट, अब जो कॉर्नर से बाई चांस टकराई वो हल्की सी डिफ्लेक्शन, लार्ज डिफ्लेक्शन भी हो सकता है, स्मॉल डिफ्लेक्शन भी हो सकता है, लेकिन कुछ एक रे ऐसी निकल के जाती है जो अपना पाथ रिट्रेस करती है। इससे क्या पता चलता है कि मोस्ट ऑफ दी मास या फिर ऑलमोस्ट जो भी पूरा मास है एटम का, मास ऑफ एटम जो है इट इज कॉन्सेंट्रेटेड, इट इज concentrated inside it, राइट, यहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड है, बीच में ही। तो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ हो गई, बिल्कुल बीच में हो गई। जो ये डाटा कैलकुलेट किया उसने ना बताया कि जो इसके अकॉर्डिंगली ना उसने एक चीज देख ली कि रेडियस भी पता चल गया उसको, एक हमारे एटम का रेडियस जो होता है इट इज अबाउट 10 raised to power 5 times less than the radius of atom, less than radius of atom, इतने टाइम कम है एटम के रेडियस से, राइट। अब इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उसने क्या दिए, उसने ना न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम को कुछ फॉलोइंग फीचर्स देने स्टार्ट किए, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसने क्या किया, उसने बताया कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है जो कि सेंटर में प्रेजेंट है, जिसको उसने नाम क्या दिया, न्यूक्लियस नाम दिया, जिसका नाम क्या था,
न्यूक्लियस, राइट। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड घूमते हैं। The electrons revolve around the nucleus in circular path. उसने अपने बताया कि ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो है सर्कुलर पाथ में अराउंड द न्यूक्लियस क्या करते हैं, घूमते हैं। यहाँ पर क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, राइट। तो इसने पोजीशन को भी क्या कर दिया, जस्टिफाई कर दिया, जो कि हमारे जे थॉमसन सर नहीं कर पाए थे। और इसने एक और चीज बताई कि न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। द साइज ऑफ न्यूक्लियस, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। तो ये उसने एक्सपेरिमेंटल स्टडी करी है, अपने स्ट्रक्चर दिया है उसने क्या, एटम को, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दी रदरफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो कहता है कि एटम जो है सोलर सिस्टम के क्या है, सिमिलर है। एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये तो थॉमसन ने भी बताया था, लेकिन इसने ये बता दिया कि सोलर सिस्टम की तरह हमारा जो है एटम होता है, जिसमें न्यूक्लियस जो है हमारा सेंटर पे एक सन की तरह प्रेजेंट होगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे रिवॉल्व अराउंड दिस न्यूक्लियस एज द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। तो प्रोटॉन कैसे थे, पॉजिटिवली चार्ज थे, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज थे, और न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता। तो न्यूक्लियस कहाँ है, सेंटर में है, ये भी उसने बताया। न्यूक्लियस इज इन दी सेंटर, अगर ये पूरा एटम है न्यूक्लियस यहाँ होगा, और न्यूक्लियस के अंदर ही क्या पड़े होंगे, प्रोटॉन्स पड़े होंगे और न्यूट्रॉन्स पड़े होंगे। प्रोटॉन के ऊपर हम P+ लिखते हैं बिकॉज प्रोटॉन्स कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स E नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट। So the drawbacks according to the Rutherford study were, कुछ ड्रॉबैक्स ऑब्वियसली इसके भी आए होंगे, तभी फर्दर बोहर्स मॉडल ऑफ एटम आया। तो इसके ड्रॉबैक्स क्या थे कि जो ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड दी न्यूक्लियस, ऐसे मतलब अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, रिवॉल्व करता जा रहा है, करता जा रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड दी न्यूक्लियस, राइट। अब कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, वो एक्सेलरेशन होगी, उसकी एक्सेलरेशन देखी जाएगी। एनी पार्टिकल which revolves around circular orbit ना, अगर कोई भी पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दी सर्कुलर ऑर्बिट, वो क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। एमिट्स, अब क्या कर रहा है ये, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से शुरू हुआ घूमना, ये एनर्जी क्या देता जाएगा एनर्जी को, है ना, एनर्जी दे रहा है, एनर्जी जाती जाएगी। एक टाइम आएगा ये क्या करेगा, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है सारी की सारी एनर्जी क्या कर देगा, लूज कर देगा और न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस, राइट। अब अगर इलेक्ट्रॉन फॉल कर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा एटम है वो हाईली अनस्टेबल बन गया। अब एटम हाईली अनस्टेबल तो होता नहीं है, लेकिन हाँ क्या हो गया, इसकी स्टडी के अकॉर्डिंगली वो कहता है कि एटम जो है हाईली अनस्टेबल हो गया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ के अंदर, वो एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा और अपना पाथ को छोटा करता जाएगा, है ना, वैसे घूमता जाएगा और अपना पाथ छोटा करता जाएगा। और अगर वो एनर्जी लूज करेगा, वो एक टाइम पर आकर न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और जो है एटम जो हो जाएगा वो कोलैप्स कर जाएगा, जिससे क्या होता है, एटम हाईली अनस्टेबल बन जाता है। लेकिन एज वी ऑल नो एटम इज अ क्वाइट स्टेबल स्पीशी, तो ये उसका मेजर ड्रॉबैक था, किसका, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम का, राइट। As we know, electrons is also a charged particle revolving in a circular path, so it should also emit energy, shorten its path, and should finally falls into the nucleus. But this doesn't happen. ये ऐसा होता तो है नहीं है, तो ये चीज उसके ड्रॉबैक में काउंट होती है। नेक्स्ट आती है फिर बोहर्स की थ्योरी, जो कि रिकवर करती है किसको, रदरफोर्ड्स के ड्रॉबैक्स को। बोहर्स थ्योरी किसने दी थी,
साइंटिस्ट नील बोहर ने दी थी, he actually tried to give his best by covering the drawback of Rutherford. उसने रदरफोर्ड के जो हमारे ड्रॉबैक्स थे उसको कवर करने के अपना लेवल बेस्ट ट्राई किया. सो अकॉर्डिंग टू हिम वो कहता है, वो भी यही कहेगा कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिकॉज अगर पॉजिटिव चार्ज 10 प्लस है तो नेगेटिव चार्ज -10 होगा, ताकि एटम एज अ होल क्या बन जाए, न्यूट्रल बन जाए. वो बताता है इन द सेंटर ऑफ एटम जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. सेंटर ऑफ एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है, राइट. तो इसका मतलब रदरफोर्ड की ये दोनों स्टडी तो इसने भी अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करी थी कि इन दी सेंटर ऑफ एटम क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, और एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. वो और क्या कहता है, इन न्यूक्लियस जो प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है वो प्रेजेंट होंगे. प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज का होगा, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा. फर्दर वो क्या कहता है, उसने एक और स्टडी दी कि जो आउटसाइड न्यूक्लियस है, अगर ये एक एटम है और ये न्यूक्लियस है, तो आउटर जो न्यूक्लियर पार्ट है इसके अंदर ना शेल्स प्रेजेंट होंगे. ऐसे शेल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, जिसको उसने एनर्जी शेल्स का नाम दिया. He designated them as energy shells, right? फिर एनर्जी शेल्स की नेमिंग कैसे करी, जो न्यूक्लियस से ही पहला शेल था उसका नाम के, अगला एल, एम, एन एंड सो ऑन, KLMN उसने उसके नाम दिए एनर्जी शेल्स को. इन शेल्स के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज जो स्पीशी है वो इन शेल्स के अंदर क्या करते हैं, रिवॉल्व करती है. जैसे कि सन के अराउंड प्लैनेट एक ही ऑर्बिट में घूमता है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी एक ही शेल में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व करते हैं. हर शेल के पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी. लेट मैं एल शेल को कंसिडर कर रही हूँ, तो एल शेल की अगर एनर्जी 10 जूल्स है तो 10 जूल्स ही रहेगी. एम शेल KLM उसकी एनर्जी लेट कोई XYZ जूल्स है तो उतनी ही रहेगी. हर शेल की एनर्जी जो है वो है फिक्स्ड होगी. इलेक्ट्रॉन्स कभी भी एनर्जी को ना लूज करता है ना गेन करता है अगर वो एक ही शेल के अंदर प्रेजेंट है. अगर इलेक्ट्रॉन्स लेट, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा के शेल है, अगर इलेक्ट्रॉन मेरा इस शेल के अंदर ही रिवॉल्व कर रहा है तो ये ना कभी एनर्जी लूज करेगा ना एनर्जी गेन करेगा, राइट. अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक शेल के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, उसके लिए बोहर बरी रूल निकला था. वो कहता था कि एक शेल के अंदर 2n² नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. अब जो हमारा के शेल था वो फर्स्ट शेल है, एल सेकेंड है, एम थर्ड है, एन फोर्थ है, राइट. ये एन की वैल्यूज है. एन इज द नंबर ऑफ शेल. कितना शेल है, के इज द फर्स्ट शेल, तो 2 into 1² that is 2. It means K shell can occupy only 2 electrons. L shell can occupy 2 into 2². 2² is 4 and 2 8, right. The M shell can occupy 2 into 3². 3² is 9. 9 to 18 electrons in it. N shell can occupy 2 into 4². 4² 16 to 32 electrons in it. So this is how we calculate the number of electrons in any shell, right. Next is कि जो बोहर मॉडल ऑफ एटम है वो कैसा है, जैसे कि अभी हमने बताया फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 8, थर्ड के अंदर 18, फोर्थ की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन से 32. तो ऐसे बोहर मॉडल ऑफ एटम तैयार हुआ, राइट. बोहर मॉडल ऑफ एटम ने क्या कर दिया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जो कहती थी कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी लूज गेन करेगा. वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व जितना मर्जी कर ले, वो अपने ही ऑर्बिट में जब रिवॉल्व कर रहा होगा ना वो एनर्जी लूज करेगा ना वो एनर्जी गेन करेगा. और इलेक्ट्रॉन के अंदर अगर एनर्जी लेट वो एल शेल में है तो एल शेल की फिक्स एनर्जी रहती है, चेंज नहीं हो सकती. तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी बोहर्स मॉडल ऑफ एटम ने. नेक्स्ट आता है कि न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने करी थी.
जो हम बोलते हैं न्यूक्लियस के अंदर एक कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है जिसका नाम दिया न्यूट्रॉन्स, उसकी डिस्कवरी किसने की थी? उसकी डिस्कवरी करी थी सर जे शैडविक ने। उन्होंने डिस्कवर किया एक अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल जिसके पास ना चार्ज है और उसका मास जो है किसके इक्वल है? मास ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल निकलता है। सो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। और इसके पास, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, राइट। उसने इसका नाम दिया क्या? न्यूट्रॉन्स। तो ये नाम किसने दिया है? जे शैडविक ने दिया है। जे शैडविक डिस्कवर्ड दी न्यूट्रॉन्स, राइट। न्यूट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे हर एटम के, राइट, एक्सेप्ट दी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ के, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, सभी एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन के अंदर क्यों नहीं होंगे? बिकॉज हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा और इलेक्ट्रॉन मास नंबर भी 1 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, ये भी 1। तो न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन है ही नहीं। सो the only atom which does not contain neutron is hydrogen. ये क्वेश्चन बहुत बार 1 मार्क्स में पूछा जाता है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है, राइट। अब न्यूट्रॉन का जनरल सिंबल अभी हम बता चुके हैं, N से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मास होता है एटम का वो हम कैसे देते हैं? किसी भी एटम का मास जो होता है, अगर मुझे फाइंड आउट करना है मास ऑफ एटम, इफ आई हैव टू फाइंड आउट, मैं क्या करती हूँ? मैं सम कर देती हूँ किसके मास का? प्रोटॉन्स का, मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड द मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एटम का मास निकालने के लिए हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मासेस का सम करते हैं और उससे हमें क्या मिल जाता है? मास ऑफ एटम मिल जाता है। So this is the theory part for today's lecture, in which we have covered the Rutherford scattering experiment, we have covered the Bohr's model of an atom, and we have covered that who discovered neutrons and which is the only atom which does not contain neutrons also. So with this we have come to an end of our video. So I hope you like it. If you like it, hit the like button and don't forget to share this video with your friends. And if you haven't subscribed our channel till yet, तो subscribe जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया. And don't forget to hit the bell icon for further notifications. So me, Kajal Yadav, signing off. We will meet in the next video with the new session. Till then, take care. Bye-bye. So you can follow us on Insta, Twitter, YouTube, Facebook. So you can follow us on Insta, Twitter, YouTube, Facebook